हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिया था एंजाइम की आउटलाइन के बारे में, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में। सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन वगैरह। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। इन एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम। जब ये एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट से मिल जाता है तो दोनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, अब हम ले लेते हैं डिटेल कि जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम या को फैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम क्या है? दोनों ही ऑर्गेनिक ग्रुप है, जबकि को फैक्टर इनऑर्गेनिक ग्रुप है। मैं एक कंपेरेटिव स्टडी करके एक साथ बोल रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम आर बोथ ऑर्गेनिक इन नेचर वेयरएज को फैक्टर इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम में क्या डिफरेंस है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उस एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है, जबकि को एंजाइम यानी है तो ऑर्गेनिक ग्रुप ही, लेकिन वो उस एपो एंजाइम यानी प्रोटीनेशियस पार्ट से लूजली बाइंड होता है। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। को फैक्टर जो है वो मेटल या इनऑर्गेनिक ग्रुप है जो उस एपो एंजाइम से बाइंड होता है। तो कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है यदि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के रूप में, जैसे आयरन है, एमएन है, जैसे हमने बात करी थी कि जो वाटर का फोटोलाइसिस होता है वहाँ पे एमएन काम आता है। जब रेस्पिरेशन होता है जो काइनेज होता है वहाँ पे मैग्नीशियम काम आता है। पायरुवेट काइनेज जैसे एंजाइम है उसमें पोटेशियम काम आता है। कई जगह पे एंजाइम में कोबाल्ट काम आता है। तो वो सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। देन वो क्या है? सारे को फैक्टर में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनके सीधे को फैक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि काइनेज का को फैक्टर कौन सा है, पायरुवेट काइनेज का को फैक्टर कौन सा है, यानी कि किसी एंजाइम के साथ कौन सा मेटल जरूरी है। ऐसे ही को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है। को एंजाइम के एग्जांपल जैसे बहुत सारे एंजाइम हैं जहाँ पे NADP, NADH2 और ये सारे जो है उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे किस में आएंगे? को एंजाइम के अंदर। तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ 3 टाइप, ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत कम किताबों में ही सही मिलेगा। अधिकांश किताबें इस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को ही को फैक्टर या को एंजाइम के रूप में डिफाइन कर देती है, लेकिन दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ही सही है। देन नेक्स्ट देखिए, एन एंजाइम विच इज को फैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम। तो अभी हमने बात करी थी कि एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन माल मिलकर क्या कहलाता है? होलो एंजाइम। यदि किसी में से हमने को फैक्टर हटा दिया तो पीछे क्या रह जाएगा? एपो एंजाइम। द complete complex of protein with all necessary small organic molecule, metal, iron and other component is termed as holo enzyme या holo protein। ठीक है, जैसा भी अपन ने बात करी थी। ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी एंजाइम का। को फैक्टर इसके साथ में जुड़ गया, ये एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट जब को फैक्टर जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं होलो एंजाइम। ये प्रोटीन की चेन है। ये प्रोटीन जो है वास्तव में चेन्स के रूप में होता है। ये चेन देखिए फोल्ड हो गई, फोल्ड होकर ये 3D स्ट्रक्चर में बन जाती है और ग्लोब्यूलर हो जाती है, इसीलिए कहते हैं प्रोटीन्स आर 3D ग्लोब्यूलर या एंजाइम्स आर 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर। ये आपको डायग्राम में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने जगह आपको बताया ये एक्टिव साइट लिखा हुआ है। तो एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम का वह स्थान है जहाँ पे सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार यानी कि वह पदार्थ जिसके ऊपर एंजाइम क्रिया करेगा वो आकर जुड़ता है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन होती है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। अभी मैंने आपको कहा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन या एंजाइम क्या है? प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर है। सारा एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर के रूप में ही ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन एक्टिव साइट पर जो एमिनो एसिड हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में ही पाए जाते हैं। इस एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। ठीक है, एक्टिव साइट की संख्या अलग अलग एंजाइम में अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो डिपेंड करता है एंजाइम के ऊपर।
तो देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंटेन रेजिड्यू दैट हेल्प्स टू होल्ड द सबस्ट्रेट। यानी एक्टिव साइट वह स्थान है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है तथा सबस्ट्रेट को पकड़ कर रखा जाता है। एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम। तो मैंने अभी आपको कहा था एक्टिव साइट कितनी होती है, क्या होती है, वो एंजाइम पे डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि जितने भी एक्टिव साइट है वो एंजाइम की टोटल सरफेस का 5% से ज़्यादा नहीं होती। फिर एक्टिव साइट हैज ए स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैंने अभी आपको कहा था कि स्पेसिफिक तो होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एंजाइम पूरा टर्सरी है लेकिन एक्टिव साइट इज ओनली प्राइमरी। ए चेंज इन शेप और प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम। यदि प्रोटीन की शेप में चेंज होता है तो एक्टिव साइट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। देन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था, सबस्ट्रेट हिंदी में कहते हैं क्रियाधार, वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करेगा, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो देखिए, द रिएक्टेंट इन बायोमोलिक्यूल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। व्हेन ए सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम इट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जो है ये फिट हो जाएगा यहाँ पे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब आप हायर एग्जामिनेशन या हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसको सीधा ही ES और C लिखा जाता है, वहाँ पे आप डिटेल में नहीं देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESC। देन कोफैक्टर, को एंजाइम, जो अभी अपन ने बात करी थी कोफैक्टर क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है। कोफैक्टर मैंने आपको कहा था जैसे बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर मेटल्स काम आते हैं, तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक काम आता है, हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम काम आता है, पायरुवेट काइनेज में पोटेशियम और काम आता है, और काइनेज में खाली मैग्नीशियम काम आता है। तो ये याद करने की चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। देन को एंजाइम जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिक्वायर्स द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ये को एंजाइम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन है कि को एंजाइम लूजली टाइटली बाउंड, एक्चुअली प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा टाइटली बाउंड होते हैं जैसे फ्लेविन, हीम, NAD+ वगैरह, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण। तो देखिए, एंजाइम के नामकरण जो पहले था वो अलग अलग टाइप से था। पहले एक क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसमें एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं उसको उसी के आधार पर नाम दे दिया जाता था, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये जो है उनके सबस्ट्रेट के आधार पर ही नाम दे दिया। फिर क्या किया गया, दूसरा एक एग्जांपल दिया गया, क्लासिफिकेशन का एक टाइप दिया गया जिसमें सफिक्स जोड़ दिया जाता था। जैसे लिपिड पर कोई एंजाइम कार्य कर रहा है तो उसे कहते हैं लाइपेज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पे प्रोटीन में कोई कार्य कर रहा है तो उसे कहते हैं प्रोटीजेज। पीछे ASE एज सफिक्स लगा दिया। सफिक्स का मतलब होता है ऐसी कोई टर्म जो पीछे की तरफ जुड़ जाती है, तो जिस क्रियाधार पे वो कार्य कर रहा है उसके पीछे एज लगा के उस एंजाइम का नामकरण कर दिया, जैसे हाइड्रोलेजेज, जैसे कार्बोक्सिलेजेज, जैसे ऑक्सीजनेज, जैसे लाइपेजेज, जैसे प्रोटीजेज, जैसे RNAजेज। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का, लेकिन ये दोनों ही सही नहीं है। अभी भी हम बहुत सारे एंजाइम्स को ऐसे यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, या फिर अपन कह सकते हैं बहुत पॉपुलर हो गए केवल इसलिए। तो देखिए, एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इट्स कैटेलाइज, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रियाधार के स्तर पर शुरू में दे दिया जाता था, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। फिर दूसरा एज का जैसे हाइड्रोलेजेज। माल्टोज पर जो एंजाइम माल्टोज को तोड़ रहा है, माल्टोज एक शुगर है, इसको जो एंजाइम तोड़ रहा है उसको माल्टेज नाम दे दिया। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में तो ऐसे। फिर फाइनली देखिए, एंजाइम कमीशन की स्थापना हुई। एंजाइम कमीशन जो है ये एग्जाम्पल है कि सबस्ट्रेट जैसे लैक्टेज पर कार्य कर रहा है, माल्टोज जो माल्टोज पर कार्य कर रहा है, सेल्यूलोज को पचाने वाला सेल्यूलोज, अभी जैसे मैंने आपको बताया लिपिड का लाइपेजेज, स्टार्च का अमाइलेज, प्रोटीन का प्रोटीजेज। ये तो एग्जाम्पल है सबस्ट्रेट के आधार पर पीछे एज लगा के, रेड कलर में देखिए एज सफिक्स लगा रखा है। फिर एक एंजाइम कमीशन की स्थापना हुई
जिन्होंने डिटेल में एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया उनकी क्रिया के आधार पर, किस क्रिया को वो करवाते हैं। तो देखिए, इस सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन, जैसे ICBN होता है, जैसे ICZN होता है जूलॉजी और बॉटनी में नाम के लिए, वैसे ही IEC इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने दिया। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये किस पर आधारित था, तो ये कौन से रिएक्शन करवाते हैं उसके आधार पर ये था। इसके अकॉर्डिंग 6 क्लासें हैं, ठीक है। अब इस 6 क्लासों में कौन कौन सी है। सबसे पहली क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये 6 क्लासें हैं। ये कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। वहाँ पे वो आपको सीधा पूछते हैं कि ये एंजाइम है किस कैटेगरी में आएगा, ये एंजाइम है किस कैटेगरी में आएगा, या ये कैटेगरी है वो क्या क्या करती है, किस किस टाइप की रिएक्शन करती है। तो देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करती है या रिडॉक्स रिएक्शन करती है। जैसे एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज यानी कि ट्रांसफ़र करना, ऐसी रिएक्शन जो क्या करती है, किसी एक कंपाउंड से किसी ग्रुप को उठाकर दूसरे में डाल देती है, उसे कहते हैं ट्रांसफरेज। हेक्सोकाइनेज इसका एग्जाम्पल। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ATP से उठाएगा और किसी और जगह जोड़ देगा। हाइड्रोलेजेज ऐसे एंजाइम जो किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं और ये तोड़ते समय वाटर की हेल्प लेते हैं, यानी कि पानी की सहायता से तोड़ेंगे, तो जैसे कि लाइसोजाइम्स। फिर है लाइसेजेज। लाइसेजेज भी किसी बड़े कंपाउंड को छोटे में तोड़ते हैं लेकिन बिना पानी का यूज किए। ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ये दोनों ही क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ते हैं, बट हाइड्रोलेजेज विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लाइसेजेज विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बोथ दिस क्लासेज, हाइड्रोलेजेज लाइसोजाइम, लाइसेजेज फ्यूमेरेज। देन आइसोमरेज। आइसोमरेज और ट्रांसफरेज एक ही कार्य करते हैं। ये दोनों ही किसी ग्रुप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आइसोमरेज एक ही कंपाउंड में करता है, जबकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है और इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। आइसोमरेज इंट्रा मॉलिक्यूल ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि इंटर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। फिर है लाइगेजेज। लाइगेजेज क्या करते हैं, लाइगेजेज छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंथेसिस, इसे सिंथेटेज भी कहा जाता है। लाइगेजेज कह दिए चाहे सिंथेटेज कह दीजिए, सिंथेसिस है ना, इससे सिंथेटेज। जैसे RNA पॉलीमरेज जो RNA की चेन बनाता है। तो ये 6 क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ एंजाइम का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लेंगे एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम किस प्रकार से कार्य